हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एडुएक्सिस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एचपी टैट दिसंबर 2023 का पेपर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी जो है वो डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ। सो शुरू करते हैं डिस्कशन पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर मीन्स स्वाधनिक मानवीय व्यवहार जो है वो किस चीज के बारे में बताता है। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको ऑप्शन दी जाती हैं बहुत ही इजीली होती है, बहुत इजीली एक्सप्लेन की जाती हैं, बट थोड़ा सा जो है वो नियर बाय का क्राइटेरिया रहता है जो आपको बहुत अच्छे से फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वन दैट इज कैन बी इजीली एक्सप्लेन। फर्स्ट वन इज जो बहुत ही आसान तरीके से जिसको समझाया जाए, या हैज मल्टीपल कॉजेस मीन्स जिसके जो कारण है बहुत ज्यादा होते हैं, या स्टेम्स फ्रॉम द अनकॉन्शियस डिजायर, जो कुछ डिजायर्स होती हैं, जो चीज हम चाहते हैं करना, उनके बारे में जो है अनकॉन्शियस जो है वो बातें मन में रह जाती हैं, या जो हम कहते हैं कि डिपेंड अपॉन द सोशल इन्फ्लुएंस, जो हमारे जो समाज है उसके ऊपर जो है वो चीज जो है वो ज्यादा निर्भर करती है। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो किसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। सो ओवर हियर यहाँ का जो राइट आंसर है वो है आपका मल्टीपल कॉजेस। मल्टीपल कॉजेस का मतलब है कि एक मानव के जो भी उसकी भावनाएं हैं, इमोशनल पार्ट है, जो भी उसका फिजिकल पार्ट है, तो बहुत सारी चीजें हैं कि एक किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है कि वो कैसे बिहेव कर रहा है उसके ऊपर जो है वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। एक चीज को उसके ऊपर जो है डिपेंडेंसी जो है वो नहीं शो की जा सकती। तो फिजिकल पार्ट रहता है, इमोशनल रहता है, और एक तरीके से जो अटैचमेंट पार्ट रहता है उस चीज को डिफाइन किया जाता है। बिकॉज अगर हम साइकोलॉजी पढ़े ह्यूमन बींग्स की तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं। वो ह्यूमन फैक्टर में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आते हैं। इंटरनल के बारे में बात की जाए तो दैट इज इमोशन, उसके जो भाव हैं वो कैसे हैं, और अगर एक्सटर्नल में बात किया जाए तो वो फिजिकली पार्ट, उसका जो एक बॉडी स्ट्रक्चर पार्ट है, बॉडी जो है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, उसके बारे में ये चीज जो है वो एक्सप्लेन करता है। सो राइट आंसर इज मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर जो है मल्टीपल कॉजेस पे जो है वो डिपेंड करता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट वन, next is a society establishes to govern conduct according to the rule of implicit and explicit are referred to as means एक समाज में निहित और उसका स्पष्ट जो निर्माण है वो किस तरीके से किया जाता है, उसका अंदरूनी पार्ट है या उसका बाहरी जो है भाव है उसको प्रकट करने के लिए। तो फर्स्ट है दैट इज मोरालिटी। ठीक है, मोरालिटी के अकॉर्डिंग जो है वो देखा जाता है, राइट, मोरालिटी के अकॉर्डिंग देखा जाता है, या उसके कल्चरल पार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाता है, कन्विक्शन के अकॉर्डिंग या नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो द इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस कि इसका जो आंसर है दैट इज नॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है। नॉर्म्स के अकॉर्डिंग क्यों देखा जाता है? बिकॉज एक साइकोलॉजी पार्ट ये कहता है कि जो सोसाइटी नॉर्म्स है वो एक तरीके से सोसाइटी जो है एक इंसान को किस तरीके से अपने आप में अडैप्ट करती है, अडॉप्ट करती है, या उसका एक बाहरी कारण जो है मीन जैसे वो एक इंसान किस तरीके से सोसाइटी के साथ डील करता है, अपनी पहचान बनाता है, या उसका जो भी एक भाव होता है, अंदर का जो भाव होता है जिसे वो उस टाइम पे प्रकट नहीं कर पाता है। तो इस बात में दोनों तरीके से ये जो चीज है वो ली जाती है, मीन्स इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों फॉर्म में। तो वो चीज आ जाती है आपके लिए सोसाइटी नॉर्म्स के अंडर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दैट इज नॉर्म्स। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, प्लीज देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वायर्ड थ्रेट। थ्रेट कौन सा होता है? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड क्या होता है? जो चीज जो है प्राप्त की गई होती है उसे हम कहते हैं कि कौन कौन सा जो है प्राप्त किया हुआ गुण है। ठीक है, सो यहाँ पर ये बात की गई है। अब एक्वायर्ड का मतलब होता है किसी चीज की नॉलेज रखना, ठीक है, आइडिया को रखना, किसी चीज के स्किल्स के बारे में बात करना कि किसी में कितनी क्षमता है किसी चीज को करने की, या कोई भी नया जो है पार्ट या किसी नई चीज को अपनाने की क्षमता किसमें क्या है, दैट इज एक्वायर्ड। ठीक है, अब जैसे कि आई कलर, ठीक है, या ब्लड टाइप, या इसका जो वर्ड है सन टन वर्ड जो है वो लिया जाता है जैसे सूरज की जलन के बारे में या उसकी हाइट के बारे में। तो एक्वायर्ड पार्ट क्या नहीं है, देखो ब्लड टाइप जो है वो आपको आपके पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है, तो
इसमें हम इसको नहीं ले सकते। फिर आई कलर भी मिलता है, हाइट भी मिलती है। तो इसमें से जो आपका अक्वायर्ड ट्रेट जो है जाता है वो किसको चला जाता है, दैट इज देन जिसे हम कहते हैं कलर। ठीक है, जैसे धूप में अगर कोई बैठा हो जिसका जो रंग है वो साफ हो और धूप में अगर वो बैठा हो तो उसका जो कलर है वो ब्राउन पड़ जाता है, डार्कन हो जाता है, तो वो तो एक्वायर्ड आउटसाइड एक्सप्लिसिट पार्ट से हुआ, बाहरी अंतर से हुआ। बाकी जो है आई कलर है, आपका ब्लड टाइप जो है, आपकी हाइट है, वो तो आपका डीएनए से लिया चीजें होती हैं जो हर एक मानव में या हर एक इंसान में जो है वो जन्म के जो द्वारा है वो पाई जाती है। तो इसमें इस चीज को इस तरीके से लिया जाता है। हेरिडेटरी आता है, डीएनए के थ्रू जो है वो चीजें मिलती हैं। और जो आपका जो देन है दैट इज जो सूरज की जलन, इसको ये बोला जाता है दैट इज सूरज की जो जलन से जो बात मिलती है वो बाहरी बात हुई ना, ये तो बाहरी बात हुई। मींस एक इन्वायरमेंटल बात जो है, एक्सप्लिसिट कारण के जो आप में आपके उसमें अंतर आते हैं वो एक्सप्लिसिट बात की जाती है और वो आपका मेन पार्ट रहता है जो आपको डीएनए से नहीं प्राप्त होता है, दैट इज सनटन, दैट इज सूरज की जलन। ठीक है, दैट इज द राइट आंसर, इसका ये रहेगा आंसर। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। देखा जाए आपको जो ये जो पेपर है बहुत ही सिंपल आता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता है, बहुत इजीली जो है वो मतलब अटेम्प्ट किया जा सकता है। समझने की थोड़ी जरूरत है, थोड़ा सा साइकोलॉजी पार्ट समझने की जरूरत होता है, कॉन्सेप्ट के बारे में जो है वो जरूरत रहती है समझने की। नेक्स्ट वन, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द एजुकेटर, राइट। एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेटर को किस तरीके से जो है वो एक तरीके से सहायता जो है वो प्रदान करती है। फर्स्ट, अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट्स एक्वायर नॉलेज, कि एजुकेटर देखता है, जो पढ़ाता है, शिक्षक होता है, वो देखता है कि जो चीज पढ़ाई गई है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं उस चीज को वो कैसे जो है वो समझ रहे हैं, उनको किस तरीके से वो चीज समझ में आ रही है, क्या उनका जो बताई हुई चीजें हैं वो क्या स्टूडेंट जो है वो समझ पा रहे हैं, उसको अपने आप में ले पा रहे हैं, पहली बात। दूसरा, डेवलप इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो देखते हुए कि एजुकेशनल साइकोलॉजी ये बताती है, समझाने के लिए बताती है कि एक जो टीचर है जो पढ़ा रहा है उसको अपनी चेंज जो है पढ़ाने का जो तरीका है उसमें कितने बदलाव लाने की जरूरत है, या वो पहले वाला जो जिस तरीके से वो पढ़ा रहा है वो ठीक है, या कौन कौन सी जो है नई नई जो तकनीकें हैं वो अपने पढ़ाने के जो है जरिए में वो लेके आए, नजर आए। या एक्सेस एंड डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज, मीन्स किस तरीके से जो जो मुश्किलें आ रही हैं उस चीज को वो आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है, देखता है कि हाँ ये डिफिकल्टी आ रही है, इस चीज में जो मैं समझा रहा हूँ बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, तो इस चीज को वो जो है टीचर है वो चीज समझता है और उसमें वो चीजें का बदलाव लाता है। सो एक्सेस या लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव, दैट मीन साइकोलॉजी जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेटर को हर सेंस में जो है वो हेल्प करती है, दैट इज ऑल ऑफ अबव मीन्स हर एक चीज जो है वो इसमें इंक्लूड की जाती है। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज फॉर स्किनर डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ। स्किनर जो है वो एक विकास परिणाम के बारे में बताता है कि डेवलपमेंट जो है वो किस हद तक जो है, स्किनर इट्स अ नेम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट, उसके बारे में बात की गई है। तो फर्स्ट बात बताता है दैट इज अ कॉन्टिन्यूस शेपिंग प्रोसेस बताता है, मैचुरेशन बताता है, ठीक है, परिवक्ता के बारे में बताता है, कैपिटलाइजेशन के बारे में बताता है, या सर्टेन क्वांटिटेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर के बारे में बताता है कि व्यवहार जो है वो किस तरीके से अचानक से बदला गया। ठीक है, तो स्किनर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो स्किनर का मेन जो काम था वो बिहेवियर के ऊपर स्टडी करना था, किसी का जो बिहेवियर है किस तरीके से वो एक इंसान का जो बिहेवियर है वो बताता है, उसके बारे में बताता है। तो किस बारे में जो स्किनर ने बात की थी, स्किनर की जो थ्योरी है वो डिपेंड करती है बिहेवियर के ऊपर, जिसमें उसका रोल ऑफ जो चेंज है, मींस वो ये कहता था कि जो पनिशमेंट जो है अगर कोई इंसान कोई गलत काम करता है तो उसका जो दंड है, जो उसका जो पनिशमेंट है वो जरूर देना चाहिए, सो दैट की जो उसकी जो आउटर ग्रूमिंग है, मींस उसमें उसके जो बिहेवियर में, उसके स्वभाव में, उसके व्यवहार में जो है वो बदलाव नजर आए।
तो इस तरीके से स्किनर ने बात की थी। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर बोला गया है अ कॉन्टिन्यूस शेपिंग प्रोसेस मीन्स जो एक सतत आकार देने की प्रतिक्रिया को दिखाए, ठीक है। सो यहाँ पर एक चेंजेबल जो पार्ट है वो शो किया गया है, जो कि स्किनर के अकॉर्डिंग बोला गया है, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं, दैट इज operant conditioning aim to condition what kind of behavior, ठीक है। operant मीन्स क्रिया प्रस्तुति के बारे में अगर हम बात करें तो वो जो है वो किस तरीके से बताता है। operant का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि एकदम से कोई भी चीज का जो है बदलाव किया जाए, किसी चीज को लेकर अगर बदलाव किया जाए तो वो क्या क्या बताता है। रिफ्लेक्सेस के बारे में बताता है, ठीक है। एमिटेड रिस्पॉन्सेस के बारे में बताता है, या अपने विचारों के बारे में, अपनी कोई भी फीलिंग्स के बारे में जो है वो बताता है, या रिस्पोंडेंट के बारे में बताता है कि उस इंसान ने अगर आज कोई बात की गई है तो उसने उस इंसान का क्या जो है आपको जवाब दिया है, तो इस फॉर्म में बताया जाता है। तो ये भी जो थ्योरी है वो स्किनर की थ्योरी है। स्किनर कहता है कि उसका जो लर्निंग पार्ट है वो डिपेंड करता है कि रिवॉर्ड देने में, रिवॉर्ड होना चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए, कि अगर कोई चीज जो है वो कोई अच्छा काम करे तो उस चीज का रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और अगर कोई चीज अगर वो गलत में की जाती है तो उसको पनिशमेंट जरूर देनी चाहिए, सो दैट कि यहाँ से एक मेन पार्ट जो निकल के आता है मोटिवेशन। अगर तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा तो उसको मोटिवेशन मिलेगा, और अगर उसको पनिशमेंट दी जाएगी तो वो उस चीज को, अपना किए हुए काम को क्या है सुधारने की जरूर कोशिश करेगा। तो इस केस में बात बोली गई थी दैट इज एमिटेड रिस्पॉन्सेज, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ओके, आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है। From an interaction of the physical and psychological factors that results to seem illness are called, means शारीरिक और जो मनोवैज्ञानिक की जो जो भी कारण है उनके अकॉर्डिंग जो है आपकी जो प्रतिक्रिया है, बीमार होने की जो क्षमता है वो किस अकॉर्डिंग बताई जाती है, क्या कारण बनता है उस चीज का। तो पहला है कन्वर्सेशन डिसऑर्डर, मीन्स आपका जो सेंसेस है, आपके जो मोटर फंक्शनिंग है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कि आप किस तरीके से किसी चीज का जवाब देते हैं। उसके बाद है दैट इज साइकोमैटिक, ठीक है, दैट मींस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे हम दिमाग का जो है वो कहते हैं मनोवैज्ञानिक, या किसी में न्यूरो के रिलेटेड जो है वो डिसऑर्डर हो जाता है तो उसको ये बात की गई है। या हिस्ट्रिकल, दैट इज अनकंट्रोल्ड इमोशन, कभी कभी हम बहुत अच्छे से वो चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बहुत खुश होते हैं लेकिन खुशी को बता नहीं पाते, वो हमारे चेहरे में नजर आती है, तो इस तरीके से। या सोमैटिक, सोमैटिक का मतलब होता है जो आपके जर्म प्लाज्म्स होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लिया जाता है, दैट इज दहेक के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो यहाँ पर मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंस के बारे में बात की गई है, दैट इज साइकोमैटिक, साइकोमैटिक के अकॉर्डिंग दैट इज मनोधैर्यक जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर बात की जाती है, जहाँ पर इमोशनल डिस्टर्बेंस, मेंटल डिसऑर्डर या कुछ ऐसी चीजें जो डिप्रेशन को लेके भी रिलेट करती हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से इंटरेक्शन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर को बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्या बताता है, लेट्स हैव अ लुक। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज वी कैन डिफाइन इंटेलिजेंस एज, हम अपनी जो इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हम कितने बुद्धिमान हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, फर्स्ट वन, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, मीन्स कितना हम अच्छे से सोच सकते हैं, ठीक है, कितना हम सोच सकते हैं और अपने अनुभव से कितना सीख सकते हैं। या इंक्लूड ऑल द फैक्टर्स दैट मेक वन पर्सन डिफर फ्रॉम अदर, कितनी कोई चीजें हैं कि हम किसी और चीजों को भी नजरअंदाज ना करते हुए दूसरी चीजों से भी हम बहुत सारी चीजें जो है अगर सीखते हैं, तो ये फैक्टर उस चीज को डिफाइन करवाता है। और थर्ड है नॉलेज ऑफ अ ग्रेट मेनी फैक्ट्स, बहुत सारे तत्वों की नॉलेज होना, ज्ञान होना कितना है हमें, उसके अकॉर्डिंग पता लगे कि हमारा जो इंटेलिजेंस लेवल है वो कैसा है। या एबिलिटी टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल, मींस अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपके कितने अच्छे जो ग्रेड्स आ रहे हैं, तो इससे ये पता लग सकता है कि क्या आप कितने इंटेलिजेंट हो। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, मीन्स हम कितना कौन सी अच्छी चीजों से सोचते हैं और कितना अपने अनुभवों से जो है वो लेते हैं कि हाँ ये चीज हमने जो की है वो सही है, ये चीज जो हमने की है वो
गलत है। तो ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ही हमें बताता है, जो हमें प्रेजेंट में बहुत सारी चीजों को सिखाता है। ठीक है, तो इसका ये रहा आंसर। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द प्राइमरी गोल द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी का जो गोल है वो क्या है, इम्प्रूव द एकेडमिक परफॉर्मेंस, मीन्स जो दी हुई जो ज्ञान होता है, स्कूल में जो ज्ञान मिलता है उसका प्रदर्शन दिखाना या उसके बारे में बताना कि उसका उसमें कितना आपका जो भी है चेंज आया है या परफॉर्मेंस में कितना चेंज आया, कितना आपने इम्प्रूव किया है। ठीक है, दूसरा है एनहांस स्टूडेंट मोटिवेशन, स्टूडेंट्स को उनकी कार्यों को या उनके जो भी वो काम करते हैं उसमें बढ़ावा देना कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो, तुम और अच्छा कर सकते हो, इस तरीके से अगर बात की जाए। या फैसिलिटेट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट, लर्निंग के साथ साथ जो है उनका विकास भी करवाना, मीन्स साथ साथ में पढ़ने का काम, पढ़ाई का काम जो कि किताबें करवाती हैं, ठीक है, स्कूल में हर एक नॉलेज जो है वो दी जाती है, लेकिन उसी के साथ एक जो है डेवलपमेंट का फ्रेज भी जो है वो सामने लेके आना जो है वो आपका बताता है। या इंक्रीज द स्कूल फंडिंग, मीन स्कूल फंडिंग में अगर मीन्स पैसों के अगर देखा जाए तो स्कूल फंडिंग में ये सहारा जो आपको एक तरीके से बढ़ोतरी करना पैसों के उसमें। तो इसका जो आंसर है दैट इज प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो किसके बारे में बताता है, लर्निंग और डेवलपमेंट के बारे में बताता है, जिसके साथ लर्निंग भी होगी, आप कुछ सीखेंगे भी और आपका जो सीखना है वो आपको जो है ग्रोथ भी बताएगा, उसका विकास भी जो है वो दिखेगा। सो लर्निंग एंड डेवलपमेंट। आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है, लेट्स हैव अ लुक। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, मीन्स इनमें से कौन सा जो ऐसा नहीं है, शिक्षा का मनोविज्ञान का विषय नहीं है। प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पर नॉट अ डोमेन बोला गया है जो कि नहीं है। ठीक है, सो नहीं है, जैसे कि कोजिनेटिव, ठीक है, कोजिनेटिव डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है या फिजिकल डेवलपमेंट है। अगर कोजिनेटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की, संज्ञानात्मक जो विकास के बारे में बात किया जाए, दैट इज न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी बताई जाती है बच्चे की क्या है। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट रहता है कि एक इंसान जो है सोसाइटी में किस तरीके से जो है वो बिहेव करता है, किस तरीके से सोसाइटी में अपने आप को दिखाता है, इंटरेक्ट करता है। ठीक है, इमोशनल, जिसमें वो अपने इमोशंस को मैनेज करता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है। और फिजिकल डेवलपमेंट आ जाता है, जो उसकी ग्रोथ को लेकर फिजिकल डेवलपमेंट शो किया जाता है। सो डोमेन ऑफ, नॉट अ डोमेन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो बहुत ही इजी इसका आंसर है, दैट इज योर फिजिकल डेवलपमेंट, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट में सिर्फ आपका बॉडी का ग्रोथ पार्ट जो है वो नजर आता है, बाकी तो सारा ही इमोशनल, न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर या आप कह सकते हैं सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट रहता है, जिसमें आपका जो खुद का भाव है, सामाजिक जो है आपका क्या लेना देना रहता है, वो सब चीजें जो है वो इसमें ली जाती है। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट वन, अ की ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो मेन प्रिंसिपल क्या है आपके एजुकेशन साइकोलॉजी का, वन साइज फिट ऑल लर्निंग, मीन्स एक ही जगह पे हर एक चीज को जो है वो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है कि वन साइज फिट ऑल, मीन्स एक चीज और हर एक चीज को उसमें लर्निंग प्रोसेस में लिया गया है, जो कि एजुकेशनल साइकोलॉजी हो नहीं सकती, बिकॉज एजुकेशन जो है बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत ही वाइडर पार्ट है, बहुत अच्छे से इस चीज का विकास है और बच्चों में इसका विकास का जो पार्ट है वो नजर आता है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, एजुकेशन जो है वो अलग अलग विभिन्न जगहों से आके डिफरेंशिएट करता है, को रिलेट करता है। तो एजुकेशन सिर्फ किताबों तक पढ़ना जो है वो नहीं रहता है, वो बहुत कुछ सिखाता है, लर्निंग सिखाता है, आपका एक बच्चे का विकास जो है वो बनाता है एजुकेशन। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन या एक्सक्लूसिव फोकस ऑन कंटेंट नॉलेज, कंटेंट जितना बुक में जो चैप्टर दिया गया है वैसे ही पढ़ाया जाए, वो बताता है। या टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, टीचर सेंटर्ड, जो टीचर ने पढ़ाया वो किया गया है, तो टीचर सेंटर्ड। तो एजुकेशनल अगर साइकोलॉजी के बारे में बात करें तो मेन पार्ट जो रहता है वो रहता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, मींस अलग अलग विभिन्न जो चीजें हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी बताती है। एजुकेशन जो है सिर्फ किताबों पर निर्भर नहीं होती है, वो सोसाइटी भी आपको एजुकेशन देती है, आपके जो दोस्त है वो भी आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात सिखा देते हैं। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी चीजों को मिला के जो है वो इस पार्ट को एक्सप्लेन
किया जाता है। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, द नेचर नर्चर, ठीक है, डिबेट इन एजुकेशनल साइकोलॉजी रेफर्स टू, मीन्स जो आपका क्या कहते हैं शिक्षा का मनोविज्ञान है और प्रकृति जो क्या कहते हैं जो इन्वायरमेंट के बारे में अगर बात है तो उसका क्या मतलब बताया गया है यहाँ पर। इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक वर्सेस इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑन लर्निंग, मींस एक ज्ञान का जो बात है, मींस एक जेनेटिक मींस एक जेनेटिक पार्ट जो है उसको एक्सप्लेन किया गया और साथ में इन्वायरमेंट जो वातावरण है उसको बताया गया है, या पेरेंट्स का रोल बताया गया है, रोल ऑफ पेरेंट्स वर्सेस टीचर्स इन एजुकेशन, पेरेंट्स और टीचर्स का रोल बताया गया है, या यूज ऑफ नेचर इंस्पायर्ड वर्सेस नर्चर इंस्पायर्ड टीचिंग मेथड, मींस आपका जो वातावरण है और साथ में जो है आपको एक जो टीचर है वो किस तरीके से आपको पढ़ा रहा है, उसको नॉलेज दे रहा है, इस चीज में इसको लिया गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए यहाँ पर जो नेचर और नर्चर, नेचर का मतलब होता है आपके जो प्रकृति है, आपका जो इन्वायरमेंट है वो, और नर्चर का मतलब होता है दैट इज पालन पोषण। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोनों को लिया जा सकता है। जेनेटिक मीन्स किस तरीके से आप जेनेटिकली, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी ये बात की थी, जो डीएनए है वो आपका क्या क्या डिफाइन करता है, तो यहाँ पर डीएनए के अकॉर्डिंग जेनेटिकली लिया गया है, साथ में आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो वातावरण है वो आपको कितना प्रभावित करता है आपको कोई भी चीजों को सिखाने के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा द फर्स्ट वन, इन्फ्लुएंस ऑफ जेनेटिक वर्सेस इन्वायरमेंट फैक्टर ऑन लर्निंग। आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेट्स हैव अ लुक। नेक्स्ट इज which theory suggests that learning occurs through the observation and limitation। कौन सी थ्योरी जो है वो इस चीज के बारे में जो है वो डिफाइन करती है या बताती है, जैसे कि बिहेवियर की थ्योरी, जिसमें जो भी किसी इंसान का जो बिहेव है, किस तरीके से वो एक्ट करता है, किस तरीके से वो अपने आप को एक सोसाइटी में ढालता है, किस तरीके से वो बता रहा है कि मैं यहाँ पर इस तरीके से हूँ, मेरा जो नेचर है वो कैसा है, या सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में बताया जाता है, या कंस्ट्रक्टिव थ्योरी निर्माण थ्योरी के बारे में अगर बताया जाए, या ह्यूमैनिज्म की थ्योरी के बारे में अगर बताया जाए। तो यहाँ पर जो मेन फैक्टर बोला गया है ऑब्जर्वेशन और लिमिटेशन को बता के अगर बात की जाए तो वो सोशल लर्निंग थ्योरी पे बात आती है। सोशल लर्निंग थ्योरी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज है वो सोसाइटी से रिलेटेड होता है। हाँ ठीक है, आपको इम्प्लिसिट जो है वो जो इंटरनल है डीएनए वगैरह वो चीजें जो है वो आपका एक बॉडी का स्ट्रक्चर पार्ट तो जरूर बताते हैं, बट एक बिहेवियर करने का जो बात है वो एग्जैक्टली आपको सोसाइटी से ज्यादा समझ में आता है कि सोसाइटी जो है किस तरीके से किसी चीज को अडॉप्ट करती है या आप उनको कैसे अडॉप्ट करते हैं। यहाँ पर सोसाइटी लर्निंग थ्योरी जो है वो ज्यादा एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस अबाउट थिंकिंग फीलिंग एंड एक्शन इज, मीन्स जब हम किसी चीज के लिए सोचते हैं, फील करते हैं, या हम उस चीज पे एक्शन लेते हैं, कार्य करते हैं कि ये चीज हुई तो हुई कैसे, तो वो क्या बताता है, किस चीज के बारे में बता रहा है, सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, सेल्फ कंट्रोल के बारे में, या सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में, सम्मान के बारे में, या सेल्फ कॉन्फिडेंस कि कितना विश्वास आप खुद पे रखते हो। तो देखा जाए कि किस तरीके से आप सोचते हो, बिकॉज यहाँ पर बात किसकी की गई है, आपके सोचने की, आपके फील करने की, और आपकी किसी भी कोई भी काम के करने का जो एक्शन है उसके बारे में बात की गई है। तो कितना आप अपने आप को सेल्फ अवेयर रखते हो कि एकदम से कोई चीज हुई है, ठीक है, अगर आपने किसी गर्म चीज को हाथ लगाए तो आपको पता होना चाहिए कि वो अगर एक सिंगल टच हुआ है तो आप कितने अवेयर हो कि वो चीज अगर गर्म है तो किस तरीके से वो गिर ना जाए। अवेयरनेस है, आप रखते हो कि कैसे आपको फील हुआ और उसके बाद आपने उसका एक्शन जो है वो किस अकॉर्डिंग लिया। तो यहाँ पर जो बात आ जाती है दैट इज योर सेल्फ अवेयरनेस, कितनी आप रखते हो इस चीज के लिए, दैट इज डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस की कितने आप कॉन्शियस लेवल पे हो, कितना आप उस चीज को एक्शन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, सो ये रहा इसका आंसर। आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्या है, लेट्स हैव अ लुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएशन ऑफ सेल्फ वेट। ओके, नेक्स्ट है देयर इज एविडेंस ऑफ अ हेरिडिटरी कंपोनेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल इलनेस। ठीक है, मींस जो एक जो मानसिक जो बीमारी है उसका जो एक जो भी घटन पाठ है, मींस किस तरीके से होता है उसे कैसे जाना जाए।
ठीक है। सो द फर्स्ट इन्होंने जो ऑप्शन दी है दैट इज पेरनोरिया, जिसका मतलब होता है ट्रबल विद रिलेशन, कैन नॉट कंप्लेन द डेली टास्क। मीन्स जब आप लोगों को लगता है कि हम एक नॉर्मल जो आए दुनिया के जो डेली के जो काम होते हैं वो भी प्रॉपरली जो है वो एक इंसान नहीं कर सकता है, सो वो होता है पेरनोरिया, ठीक है। इसके बाद आता है दैट इज साइको नो न्यूरोपैथिक, दैट इज जिसका मतलब होता है कि मेंटल डिसऑर्डर चल रहा है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर चल रहा है जिसे आप क्या कहते हैं कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रेस है, सोशल इशू चल रहा है, कोई डिप्रेशन पार्ट चल रहा है, किसी भी चीज को लेके आप अगर अपने आप के ऊपर लेते हैं तो वो इस तरीके से लिया जाता है। उसके बाद आ जाता है स्किज़ोफ्रेनिया नीपिया एरिया, दैट इज जिसका मतलब होता है एबिलिटी टू थिंक फील और बिहेव केयरली, कि किस तरीके से आप सोचते हैं, समझते हैं, काम करते हैं। या पैरालाइज होता है, पैरालाइज का मतलब होता है कि यहाँ पर आपकी जो मसल्स है वो क्या कर रही हैं, प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं। तो इसका जो राइटफुल आंसर है दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। स्किज़ोफ्रेनिया जिसको एक हम कह सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो बताता है कि आप कितने अच्छे से सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, ठीक है। सो इट्स एन एविडेंस ऑफ हेरिडिटरी कंपोनेंट, ठीक है। आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या है आगे। अगर देखा जाए तो दिसंबर का जो आपका पेपर आया है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के बारे में जब हम बात करें तो बहुत ही इजी पेपर आ रहा है, बट थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट वाइज है, जो थ्योरीज हैं जो दी गई हैं थ्योरीज, उनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। थ्योरी ऑफ कोजेनेटिव डेवलपमेंट, कोजेनेटिव डेवलपमेंट के बारे में जो है थ्योरी किसने जो है गिवन की है, तो देखा जाए कि अगर हम एरिक्सन के बारे में बात करें, एरिक्सन की अगर थ्योरी के बारे में बात करें तो उसने एपिजेनेटिक प्रिंसिपल थ्योरी दी थी जिसमें सोशल इंटरेक्शन ज्यादा बताया गया था, सोशल इंटरेक्शन, रिलेशन और ग्रोथ के बारे में उसने बताया था। तो कोजेनेटिव थ्योरी तो एरिक्सन ने नहीं दी है। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेड के बारे में, तो फ्रेड ने ह्यूमन बिहेवियर की थ्योरी दी थी जो कि अनकॉन्शियस के साथ उसने डील किया था, कि अगर कोई इंसान जो है ह्यूमन बिहेवियर, इंसान का जो भी बिहेवियर है अनकॉन्शियस जब होता है तो उसका बिहेवियर किस तरीके से बताया जाता है, वो फ्रेड ने दिया था। और कोलबर्ग ने जो है वो दी थी, वो सीक्वेंशियल थ्योरी दी थी जिसमें डेवलपमेंट बताई गई थी कि एक जो अडल्टहुड है उसका एक्सपीरियंस वो किस तरीके से अपने आप को जो है सोसाइटी में रखता है, किस तरीके से अपने आप को सोसाइटी में ढालता है। तो कोजेनेटिव थ्योरी अगर हम देखें तो दी गई थी जीन पियाजे ने दी थी, जीन पियाजे ने दी थी, बिकॉज ये इसकी इंपॉर्टेंट थ्योरी थी। और इसने एक चीज ये बताई थी कि एक जो बच्चा है वो किस तरीके से नॉलेज, जो ज्ञान है उसको लेता है, एक्वायर करता है और अंडरस्टैंड करता है अंडर द गाइडेंस ऑफ नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। मीन्स उसका एक समझने का जो क्षमता है वो किस तरीके से जो है वो बनाई जाती है। उसने बच्चे का जो एक रूप था उसको, उसका जो एक लेवल है उसको स्टडी किया था जीन पियाजे ने, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, दैट इज जीन पियाजे। आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे क्या है। सो इस थ्योरी के बारे में जानने के लिए आपको जो है थ्योरीज का पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन इज अप्लाइड एस्पेक्ट्स। Yes, applied aspects of the social psychology include the development and perfection of techniques for measuring. Means एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक के बारे में अगर बात करें, उनकी तकनीकों के बारे में बात करें तो क्या क्या उसने बताया था। अप्लाइड का मतलब है जिस चीजों को इस्तेमाल किया गया, यूज में डाला गया, ठीक है। जैसे कि एटीट्यूड है, ओपिनियन है, सोशलाइजेशन है। सोशलाइजेशन का मतलब है कि आपका इंटरेक्शन कितना है, आपका मेल मिलाप जो है सोसाइटी में कैसा है, आप किस तरीके से अपने आप को सोसाइटी में जो है वो रखते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहेगा दैट इज डी, जिसमें ए और बी ऑप्शन जरूर रहेंगी। यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो वैलिड रहेगा, बिकॉज एटीट्यूड और ओपिनियन रखना जरूरी है, ठीक है। किस तरीके से आप अपने आप को जो है वो सोसाइटी में रखते हैं और उनके बारे में आप क्या जो है ओपिनियन बनाते हैं, दैट इज अप्लाइड एस्पेक्ट बोला गया है। अप्लाइड का मतलब है जिस चीज को आप समाज में जो है वो इस्तेमाल करें, अपने बिहेवियर को आप इस्तेमाल करते हैं कि यार मेरा जो है इस तरीके से काम करने का तरीका है, क्या वो चीज़ जो है वहाँ पर जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस तरीके से इस चीज़ को, इस पार्ट को लिया गया है, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, लेट्स हैव अ लुक। ओके, एजुकेशनल साइकोलॉजी एडवाइजर स्कूल बोर्ड। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है इस चीज को हैंडल करना। तो थोड़ा सा समझते हैं।
कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट एडवाइज अ स्कूल बोर्ड, मीन्स जो शिक्षक मनोवैज्ञानिक है वो क्या एडवाइस करते हैं स्कूल बोर्ड के बारे में, क्या सलाह देते हैं, ठीक है, ओल्ड करिकुलम के बारे में करते हैं या सर्कुलर ऑफ स्टिमुलस के बारे में करते हैं, जिसमें जो एक योजनाएं बनाई जाती हैं स्किल्स के बारे में, आपका जो स्किल पार्ट है, कौशल आप किस किस चीज में हो, या न्यू करिकुलम के बारे में बताते हैं। तो मैं पहले आपको बताती हूँ ये सारी चीजें क्या है, प्लीज हैव अ लुक। ओल्ड करिकुलम का मतलब है कि जो भी नॉलेज है वो बुक से दी गई, थ्योरेटिकल नॉलेज को ज्यादा ध्यान दिया गया और इसके अलावा कुछ नहीं बोला गया। तो ये पहले जो वाला जो स्कूल वाले जो सिस्टम्स है ये अप्लाई करते थे। उसके बाद लाया गया कि सर्कुलर ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब है कि आपके वातावरण में किस तरीके से बदलाव आ रहे हैं और आप उन चीजों को कैसे अपने ऊपर ले रहे हैं, ठीक है। स्किल का मतलब होता है कि किसी चीज को करने की क्षमता कितनी है, कितनी एबिलिटी है आपको करने की। और लास्ट वन है न्यू करिकुलम। न्यू करिकुलम में जो स्कूल में बोला गया, प्लीज ध्यान रखना यहाँ पर स्कूल के बारे में बात की गई, स्कूल बोर्ड के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर न्यू करिकुलम को बताया गया है। रीजन ये क्योंकि न्यू करिकुलम जो है वो लर्निंग जो है बुकिश नॉलेज के साथ साथ जो है डेवलपमेंट नॉलेज भी लेता है, अप्लाइड नॉलेज भी रखता है कि जो चीज सिखाई गई उस चीज का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो अप्लाइड और प्रैक्टिकल लर्निंग जो है वो इसमें डाली गई है, दैट इज न्यू करिकुलम, ठीक है। ओके, आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या बताता है, प्लीज हैव अ लुक। ओके, नेक्स्ट है इन द स्कूल द चाइल्ड फेसेस, ठीक है। स्कूल में जो एक बच्चा है वो सबसे बच्चे का जो सम्मान है या बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या फेस करता है, तो स्ट्रगल, पहली बात, ठीक है। एक स्ट्रगल है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, ऐसी स्ट्रगल है, या न्यू सोसाइटी फेस करता है, ग्रुप फेस करता है, या रेजिस्टेंस फेस करता है। तो अगर देखा जाए, पहली बात, अगर बच्चा नए बार फर्स्ट टाइम अगर स्कूल जा रहा है तो सबसे पहले वो न्यू सोसाइटी को फेस करेगा, बिकॉज घर से निकलते, घर में तो सारे लोग उसके जान पहचान के होंगे, सब उसको जानते होंगे, लेकिन न्यू सोसाइटी का ये है कि वो अलग किस्म के इंसान को मिलेगा। हो सकता है कि रिलीजन वाइज कोई अलग हो, कल्चरल वाइज अलग हो, कोई एरिया रीजन वाइज कोई अलग हो। तो एक नई सोसाइटी का जो है उसको जो उसका सामना होगा न्यू सोसाइटी से, वो ज्यादा जो है वो बच्चा जो है स्कूल में वो फेस करता है, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, लेट्स हैव अ लुक। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट से नेक्स्ट क्या कहता है कि द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है वो किसके अकॉर्डिंग आया गया था, तो पहली बात लेव वास्टोगेसी के कारण उसने शो किया था, या जीन पियाजेट ने किया था, या बी.एफ. स्किनर ने किया था, या अब्राहम मास्लो ने किया था, ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट देखा जाए, जीन पियाजेट के बारे में हमने पढ़ा था, उसने डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा स्टडी किया था, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉक्सिमल क्या कहता है कि स्पेस होनी चाहिए, कि लर्नर जो है वो कितने अच्छे से किसी चीज को सपोर्ट कर सकता है, और लर्नर बहुत सारी चीजों को जो है व्हाट लर्नर कैन नॉट डू इवन विदाउट सपोर्ट, मींस कितनी सारी चीजें हैं जो सीखने वाला इंसान होता है, किस तरीके से वो सीखता है, किस तरीके से वो अडॉप्ट करता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस चीज को सीखना तो जरूर चाहता है लेकिन बिना सपोर्ट के वो सीख नहीं सकता। तो ये कॉन्सेप्ट जो था वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल के बारे में था। और उसके अकॉर्डिंग देखा जाए, जो लेव वास्टोगेसी था उसने इस चीज को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, जिसमें उसने ये बताया था कि ह्यूमन मोटिवेशन के बारे में बताया था, और ये बताया था कि लोगों की जो नीड्स हैं, लोग जो चाहते हैं उनकी वो चीजें जो हैं वो किस तरीके से वो पा लेते हैं चीज, या उनको एक्वायर हो जाती हैं, और बिफोर पीपल मूव टू द अपर हिरार्की बाय परस्यूइंग द सोशल इमोशनली, मींस किस तरीके से आपकी जो पहली क्षमता है, मींस पहली आपकी जो डिमांड है वो पूरी होती है, और किस तरीके से उस डिमांड को पूरी होने के बाद आप कौन से हिरार्की लेवल पे आगे की तरफ बढ़ाव डालते हैं। तो ये आपका लेव वास्टोगेसी ने बोला था, ये कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल उसका था। ये थ्योरी के बारे में इंफॉर्मेशन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से रखना बहुत ही जरूरी है, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सकती है, बहुत सिंपल थ्योरी रहेगी इसको। ओके, नेक्स्ट वन क्या है, लेट्स हैव अ लुक। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज रेलेवेंट टू, मींस एजुकेशन साइकोलॉजी है, एजुकेशन के बारे में है, मींस बोथ प्रैक्टिकल और लर्निंग और प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो इसमें इन्वॉल्व रहती है, क्लासरूम टीचर्स के थ्रू, या स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर का होना, पेरेंट्स और केयर गिवर्स का होना, या सबका होना, ऑल ऑफ अबव, मींस इन सब के बारे में बात की गई है।
एक सेकेंड, यस इन सब के बारे में बात की गई है। तो अगर इस एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बच्चे बात करें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो सबके साथ ही रिलेट करती है, बिकॉज एजुकेशन जो है वो सिर्फ एक टीचर का काम नहीं होता है, इसमें हर जो एक पर्सन है स्कूल में जो है वो रोल प्ले करता है। प्रिंसिपल का अपना रोल होता है, अदर टीचर्स का मेन अलग रोल होता है, सब्जेक्ट टीचर का अलग रोल होता है, गेम्स टीचर का रोल अलग होता है। तो इसमें देखा जाए आपके स्कूल टीचर्स हैं, क्लासरूम टीचर्स हैं, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर है, बिकॉज अगर वो बहुत सारी चीज़ों का जो निर्माण नहीं करेंगे तो जो टीचर्स भी हैं वो पढ़ा नहीं सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर रहेंगे, पेरेंट्स और केयर गिवर्स रहेंगे। पेरेंट्स का रोल भी रहता है कि पेरेंट्स आपको स्कूल में भेज रहे हैं, कि बुक्स लेके भेज रहे हैं, वो भी आपको कुछ सिखाते हैं, सुबह मॉर्निंग में सिखाते हैं, सब कुछ है। तो इस तरीके से पेरेंट्स और केयर गिवर का भी रहेगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज ऑल ऑफ अबव, मीन सारी चीज़ों को लिया जाएगा इसमें। आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन पार्ट, okay, which of the following is an example of an individual learner characteristics, मीन्स अगर हम व्यक्तिगति में बात करें, मीन्स एक इंडिविजुअल पर्सन के बारे में बात करें कि जो अकेला इंसान है वो किस तरीके से जो है जो लर्निंग एस्पेक्ट है उसमें एक इंडिविजुअल अकेले इंसान में जो लर्निंग की क्वालिटी है वो किस तरीके से रह सकती है। फर्स्ट इज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग, क्लासरूम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, करिकुलम डिजाइन के अकॉर्डिंग, या टीचर एक्सपीरियंस के। जो टीचर ने सिखाया वही बात होगी, मींस आज एक टीचर का एक्सपीरियंस है तो जरूरी नहीं कि टीचर एक्सपीरियंस जो है, मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मेरे पे वैलिड करता है, आप लोगों पे वो ना करे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं रहेगी। करिकुलम मींस जो चीज दी गई है, जो चीज आपको रटे रटाई दी गई है कि यार बुक्स में लिखा गया उसी को पकड़ो, तो इससे तो कोई भी इंडिविजुअल लर्नर जो है वो किसी भी बात के लिए सीखेगा। क्या सीखेगा, सिर्फ बुक्स के बारे में जो उसमें लिखा होगा, उसके अलावा नहीं। क्लासरूम क्लाइमेट वही बात होगी कि एक रूम में आप बंद हैं तो आपको जो वहां पर चीजें नजर आ रही है आप उसी को एक्सप्लोर कर पाएंगे, आउटसाइड एनवायरनमेंट नहीं एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो क्लासरूम जो क्लाइमेट है उससे भी ये चीज नहीं हो पाएगी। तो इंडिविजुअल लर्निंग के बारे में अगर हम बात करें तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जरूर रहेगा। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब है एजुकेशन है, इनकम है, जॉब है, ये सारी चीजें देखी जाती है सोसाइटी में। तो इसका ये भी लेवल है कि किसी का लेवल लो, मीडियम और हाई के ग्रेड में जो है वो काउंट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस चीज को ज्यादा वेरिफिकेशन में डालते हैं। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके, इसका जो आंसर है दैट इज सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्या है, लेट्स हैव अ लुक। ओके, द रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन असेसमेंट इंक्लूड, ठीक है, साइकोलॉजी का जो रोल है वो किस तरीके से आता है, डेवलपमेंट इन सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट असेसमेंट टूल, इंटरप्रेटिंग द असेसमेंट रिजल्ट, या प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड टीचर, ऑल ऑफ अबव। अगर देखा जाए तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो क्या करती है बच्चे, एजुकेशनल साइकोलॉजी पहले जैसे एक सर्वे रिपोर्ट बनती है, पहले एक सर्वे का जो क्वेश्चनियर है वो बनाया जाता है, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, फिर सर्वे किया जाता है, सर्वे के बाद उनकी असेसमेंट की जाती है। तो साइकोलॉजिकल जो एक असेसमेंट है वो हर एक चीज को सर्वे में जो है वो कंक्लूड करके जो है वो उसका जो रिजल्ट है, वो जो परिणाम निकलता है उसके बारे में बताती है। तो जो इसका आंसर आता है दैट इज ऑल अबव, मीन्स डेवलप करेगा, सिलेक्टिंग करेगा, क्या क्या जो है एक इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, फिर उसी चीज को लेकर, सर्वे रिपोर्ट को लेकर एक आउटकम रिजल्ट निकाला जाएगा कि इसका परिणाम ये निकला। और उसके बाद वो एक फीडबैक बताएगा कि अगर बच्चे को इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों प्रॉब्लम आ रही है, तो वो टीचर को बात बताई जाती है कि हाँ ये बच्चे को ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको ये चीज नहीं समझ में आ रही, क्यों नहीं समझ में आ रही, ये चीज पूछी गई। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो असेसमेंट के थ्रू पे बताता है, जो कि इंक्लूड करता है, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ, प्लीज हैव अ लुक। Okay, next question says change or stability in the mental activities such as learning, attention, memory, language, thinking, reasoning and creativity। तो जब हम बात करते हैं कि ध्यान कितना लगा पा रहे हो, सोच कितना अच्छे से रहे हो, कितने अच्छे से चीजों को भाप पा रहे हो, सीखना कितना अच्छा से है आपका, तो इसके ऊपर जो है वो किस चीज की क्रिएटिविटी, क्या चीज जो है वो आपको परिवर्तन जो है वो शो करता है, इस चीज को किस चीजों में डाला जाता है। फिजिकल डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो फिजिकल डेवलपमेंट में तो जो आपका जो ग्रोथ पार्ट है
शरीर का जो विकास है वो ही हो रहा है, तो फिजिकल डेवलपमेंट में इसको नहीं लिया जा सकता। साइकोलॉजी में अगर बात करें तो वो सिर्फ आपकी सुनने की क्षमता या किसी चीज को महसूस करने की क्षमता या किसी को देखने की क्षमता, हम बोल सकते हैं कि आप किस चीज को एक साइड पे कितना ले रहे हो, तो साइकोलॉजी पार्ट नहीं रहेगा कि आपका बिहेवियर कैसा है। सोशल कंस्ट्रक्शन में सोसाइटी में कैसा इन्वॉल्वमेंट है वो रहेगा, लेकिन ध्यान लगाना, सीखना, भापना, सोचना, ये सारी चीजें जो है वो कोजिनेटिव जो है पार्ट में ली जाती हैं, जिसमें आपका क्या किया जाता है कि हर एक चीज को जो है वो चाहे वो आपका सोचने का तरीका हो, चाहे आपका किस तरीके से आप बिहेव करते हो, किस तरीके से आप भाप रहे हो किसी चीज को, कौन सा ध्यान लगा पा रहे हो, वो सारा आपका कोजिनेटिव जो है डेवलपमेंट जो है वो शो करता है। दैट इज संज्ञान, तब जो आपका जो विकास है, किस तरीके से आप अपना जो है विकास, अपना लर्निंग पार्ट जो है वो किस तरीके से शो करते हो। ठीक है, आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट की तरफ। लेट्स हैव अ लुक। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, which factor, ठीक है, which factor refers to the individual ability to acquire and apply knowledge, means एक जो एक व्यक्ति का जो ज्ञान, जो एक व्यक्ति को किस तरीके से जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है, किस तरीके से वो उस चीज का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो मेन बात क्या रहती है, दैट इज पर्सनैलिटी कैसी है, इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, मोटिवेशन या जो एटीट्यूड लेवल जो है वो किस तरीके से शो किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से इस चीज को लिया जाता है, आप बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें इंडिविजुअल एबिलिटी के बारे में, तो इंडिविजुअल अपने आप को किस तरीके से सेंस करता है वो उसका डिपेंड करता है कि उसका जो इंटेलिजेंस लेवल है, कितना वो बुद्धिमान है, किस तरीके से अपने आप को वो सोसाइटी में रखता है, किस तरीके से सोसाइटी में अपने आप का जो बिहेवियर है वो शो करता है, वो उसका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो शो किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज इंटेलिजेंस लेवल। आगे की तरफ मूव करते हैं, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, टू फैक्टर थ्योरी जो है वो किसने दी थी, अगर हम ऑप्शंस में देखा जाए तो गुलिफोर्ड, ठीक है, थ्रॉन्डाइक, स्किनर या स्पोर्ट्समैन। ठीक है, गुलिफोर्ड के बारे में बात करें तो उसने कंटेंट थ्योरी दी थी। ठीक है, कंटेंट ऑपरेशनल थ्योरी की, उस चीज को इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, और उसके बाद अगर बात किया जाए, थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दी थी वो दी थी पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर को लेके, कि आपका बिहेवियर जो है, आपका जो भाव है वो अच्छा है, गलत है, किस तरीके से है सोसाइटी में। स्किनर का जो बात करें तो जो स्किनर ने आपको अलग से जो एक बात जो है बीएफ स्किनर ने बताई थी, और स्पोर्ट्समैन ने बताया था जनरल कॉन्सेप्ट जो है जी और एस का। जी का मतलब था कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन डूइंग द जनरल मेंटल एबिलिटी, कितना एक इंसान किस तरीके से काम करता है, और एस का मतलब बताया था उसने कि कौन सा इंसान किस चीज को करने का रिस्पॉन्सिबल जो अधिकारी होता है, कि किस तरीके से उसने वो उस चीज को करना है। ठीक है, ये रहा था, और इसका आंसर जो है वो स्पोर्ट्समैन है, बिकॉज इसने जो है वो ये थ्योरी प्रोवाइड की थी। आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू फ्यूडियन अंडरस्टैंडिंग, थॉट और मोटिवेट्स दैट पर्सन इज करंटली अवेयर ऑफ और रिमेम्बरिंग इज कॉल्ड एज, मीन्स एक किसी इंसान की जो व्यक्तिगत विचार है, उसके उद्देश्य है, उसके लिए एक व्यक्ति का जो वर्तमान का जागरूक होना वो किस तरीके से उसको बताता है या याद कर रहा होता है, तो वो उसकी मेमोरी है, सबकॉन्शियस माइंड है, फिक्सेशन है। तो एक इंसान जब अपनी चीजों के, अपने विचारों के अनुसार किस तरीके से वर्तमान में जी रहा होता है, वो कौन बताता है, उसका कॉन्शियस लेवल बताता है कि हाँ वो इस तरीके से अपने आप को सोसाइटी में रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट जो है वो क्या रहता है, स्टेट ऑफ डेवलपमेंट को कैसे बोला गया है कि यार ये ऑप्टिमल है। ऑप्टिमल का मतलब होता है विकास का जो एक दर है वो किस तरीके से बताया गया, उसकी स्थिति कैसे बताई गई है, कि किस तरीके से हम किस चीज को पाने के लिए कितनी जो है वो मेहनत जो है वो करते हैं। ग्रोथ के कारण, ग्रोथ सिर्फ आपको फिजिकल ग्रोथ बताएगा, डेवलपमेंट में आप जो है वो डेवलप होते हो, लर्निंग में आप किसी चीज को सीखते हो, और मैचुरेशन का मतलब है जिसमें ग्रोथ और चेंज दोनों आता है। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे आप में जो है वो चेंजेस आते हैं, तो इसका जो आंसर है वो मैचुरेशन है। ठीक है, दैट इज आपका जो परिवर्तन जो विचार है उस तरीके से इस चीज को लिया जाता है। आगे की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। मैचुरेशन maturation changes occur in fairly predictable sequence and continues until, means आपकी जो परिवर्तन के बारे में अगर हम बात करें, उसका परिवर्तन के बारे में बात करें, चेंज के बारे में बात करें, तो वो कहाँ पर आता है, एडोलेसेंस में नहीं आता है। कि आप अगर बच्चे हो
तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता, जो भी चीजों के बारे में पता आपको वो बचपन से पता है, बट उसके बाद वाला नहीं पता लगता, ठीक है। और किस टाइम पे आके ये चीज जो है वो रुक जाती है, मीन्स अब हम इतना बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो ओल्ड एज में नहीं बोल सकते, बिकॉज ओल्ड एज के बाद हम जो है वो सीखने का पार्ट नहीं होता है हमारा। सो मेन पार्ट रहता है वो रहता है आपका अडल्टहुड में, ठीक है। जब आप एक अडल्ट जो एज में रहते हैं तब बहुत सारी चीजें आप सीख चुके होते हैं और आपको एक्सपीरियंस भी बहुत हो चुका है। जो चीज सीखी होती है उसका आपको उसका यूज किए थे। ओल्ड एज में ऐसा नहीं होता है, ओल्ड एज में जो है वो चीजें सीखी जरूर होती है और वो एक्सपीरियंस भी तब तक हो चुका होता है। जो अडल्टहुड होती है उसमें आप सीख के उन चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। सो ये रहा आज का पेपर डिस्कशन राइट नाउ। सो आई होप आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियरली इसका जो डिफाइनिंग पार्ट जो क्वेश्चंस का रहा होगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।